Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS IU Bangalore. In this session, I am going to discuss about the legal reasoning, that is problem based questions in which principle is given and facts are given, and based on that you have to solve the questions. So in my previous session I have discussed about free consent. In this session void agreements. Now void agreements कौन से agreements होते हैं जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होते, विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट में जो ये आपका वॉइड एग्रीमेंट है, इट इज़ डिफाइंड इन अंडर सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट law. Is it clear? So void agreement means those agreement which are not enforceable by law. अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर करते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को, कुछ एग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर करते हैं. और वो कौन से एग्रीमेंट्स है? लेट अस सी. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, दैट इज सेक्शन 26 में आपको बताया है कि जो अगर आप किसी के मैरिज को रोक रहे हो, उसको शादी करने से रोक रहे हो, या ये कह रहे हो कि इससे शादी नहीं करनी, इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करनी है, तो और उसे एग्रीमेंट कर रहे हो कि अगर आप इस पर्सन से शादी करोगे आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट, सो दैट एग्रीमेंट इज़ वॉइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 26. बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 26, और वो एक्सेप्शन किसकी है? माइनर्स की. माइनर्स को आप रोक सकते हो, बट मेड पर्सन जो कॉम्पिटेंट है उसके शादी पे आप रोक नहीं लगा सकते हो, या ये नहीं कर सकते हो इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करोगे आई विल पे यू 50,000 रुपीज़, या अगर इससे नहीं शादी करोगे तो मैं आपको पे करूँगा, दो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दैट इज़ अंडर सेक्शन 27. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन, उससे अगर उसमें आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है कि ये वाला प्रोफेशन मत कैरी करो, ट्रेड मत कैरी करो, बिजनेस मत कैरी ऑन करो, आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, देन दैट एग्रीमेंट इज़ ऑल्सो वॉइड. इज इट क्लियर? बट देर आर सर्टन एक्सेप्शंस अंडर सेक्शन 27, और वो सेक्शन 27 में क्या है? सेल ऑफ गुडविल की एक्सेप्शन है. इज इट क्लियर? सेल ऑफ गुडविल कि अगर अपने बिजनेस की गुडविल सेल कर रहे हो, तब बायर और सेलर में एग्रीमेंट हो रहा है, बायर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, सेलर को कह रहा है कि ये बिज़नेस आप इतने टाइम के लिए नहीं कैरी करोगे, पर्टिकुलर एरिया में नहीं कैरी करोगे, देन दैट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज़ ऑल्सो वॉइड एंड इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 28. इज़ इट क्लियर? सेक्शन 28 में आपको दिया है. सो अगर नाउ आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, आपको किसी ने ऑफेंस कमिट करते हुए देख लिया, या फिर कोई एग्रीमेंट हुआ है आप लोग के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, अब आपने वहाँ पे कोई ब्रीच कमिट किया है, तो आप दूसरी पार्टी से कह रहे हो कि एग्रीमेंट कर रहे हो कि लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट मत करना, मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन मत लेना, देन आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट, इवन दैट एग्रीमेंट इज़ वॉइड. हाँ, देयर इज़ एन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 28 ऑल्सो. दैट एक्सेप्शन इज़ कि अगर आप दोनों पार्टीज़ ये एग्रीमेंट कर रही हैं कि आर्बिट्रेशन के पास जाओगे, इन केस देयर इज़ एनी डिस्प्यूट यू विल मूव टू द आर्बिट्रेशन, देन दैट एग्रीमेंट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट. एग्रीमेंट जो सर्टेन नहीं है या कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, दैट इज़ अंडर सेक्शन 29. तो एग्रीमेंट्स जिनका आपने कोई एग्रीमेंट किया है, जिसको टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, जिसको आप सर्टन नहीं बना सकते हो, वो एग्रीमेंट भी वॉइड है. इज़ इट क्लियर? या उसको आप सर्टन बना भी नहीं पा रहे हो, इवन दैट इज़ एन वॉइड. फॉर एग्जाम्पल, नाउ समबडी इज़ डीलिंग इन मस्टर्ड ऑयल. अब उसके पास आपको जाके ये कह रहे हो कि मुझे 5 लीटर ऑयल चाहिए, तो इट इज़ ऑब्वियसली यू कैन मेक इट सर्टन कि वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील कर रहा है, तो वो आपको मस्टर्ड ऑयल ही देगा. इज़ इट क्लियर? नाउ फॉर और एग्जांपल आप ले लो सेक्शन 29 का, कि ए के कुछ प्लॉट्स हैं एक ही जगह पे, ही हैज़ 2 प्लॉट्स एट प्लेस एक्स, और वो प्लॉट्स कौन से हैं? B and C. Is it clear? Now D comes, D A को कह रहा है कि I want to purchase your plot at place X, either plot B or plot C. अब यहाँ पे भी इट इज़ नॉट सर्टन क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उनको कौन सा प्लॉट ख़रीदना है. तो
अगर उसको सर्टन बना सकते हो देन इट इज़ अ वैलिड, अदरवाइज इट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ उनका है कि या तो वो बेट को लूज़ करेंगे या वो बेट को विन करेंगे, अदरवाइज दे हैव एज सच नो पर्सनल इंटरेस्ट अदर देन विनिंग और लूजिंग। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चल रहा है, आप अब इसमें कह रहे हो कि इंडिया, एक पर्सन कह रहा है इंडिया जीतेगा, दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो अब उसमें क्या है कि दोनों पर्सन्स ने बेट लगा दिए, क्या इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? कोई भी नहीं है, सिर्फ अदर देन विनिंग और लूजिंग दी पार्टी। इज इट क्लियर? अब मौसम ख़राब है, एक जना कह रहा है बारिश वाला मौसम है, दूसरा कह रहा है बारिश नहीं आएगी, तो उसमें आपने बेट लगा लिया, वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। अब एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स मीन्स कि जो इम्पॉसिबल है, दैट इज़ सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कि जो एग्रीमेंट्स आपने जब एग्रीमेंट किया था उस टाइम पे वो वैलिड था, लेकिन बाद में वो वॉइड हो गए हैं, इट इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट से वो इम्पॉसिबल हो गए हैं परफॉर्म करना, देन दैट इज़ एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। सेक्शन 52 में है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स की अगर आपने एग्री ऐसा कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एग्रीमेंट किया कि ये डेड बॉडी है, इसको मैं वापस लेके आऊँगी, इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द डेड बॉडी, सो दैट इज़ एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। इज़ इट क्लियर? तो ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल नहीं होते। नेक्स्ट इज़ नाउ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। देखो फिर से मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ कि पहले अपना प्रिंसिपल ध्यान से पढ़िए, उसको ब्रेक करिए पॉइंट्स में, फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ के फैक्ट्स को ब्रेक करिए, देन ट्राई टू री एनालाइज दी प्रॉब्लम्स, फिर उसके बेस पे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? The agreement meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। ये कौन सा सेक्शन है? आपका सेक्शन 29 है, कि जिसका आप वो एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है या उसको क्लियर बना भी नहीं सकते, तो वो कौन से एग्रीमेंट है? वॉइड एग्रीमेंट है। फैक्ट्स क्या? राम एग्रीज टू सेल रोहन 1000 मॉन्ड्स ऑफ राइस एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सोहन। राम ने एग्री किया था कि रोहन को वो 1000 माउंट्स ऑफ राइस सेल करेंगे एट अ प्राइस, जो कि कौन फिक्स करेगा? सोहन, सम थर्ड पर्सन फिक्स करेगा, सोहन। तो ये जो एग्रीमेंट है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। इज़ दिस एग्रीमेंट बिटवीन राम एंड रोहन वॉइड? तो क्या ये वॉइड है? अब देखो प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल इज़ दैट कि जो सर्टेन नहीं है या आप उसको सर्टेन नहीं कर भी नहीं सकते हो, वो वॉइड है, लेकिन यहाँ पे प्राइस है दैट इज़ टू बी फिक्स्ड बाय सोहन, तो दिस एग्रीमेंट क्या इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? ऑप्शंस देखो, येस फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन नो बिकॉज द प्राइस कैन बी मेड certain by Sohan, no because Ram has not fixed the price, and थ्री ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इज़ दिस एग्रीमेंट बिटवीन राम एंड रोहन वॉइड? इट विल बी द सेकेंड ऑप्शन, नो बिकॉज द प्राइस कैन बी मेड सर्टेन बाय सोहन। इज इट क्लियर? सो आंसर बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गया, दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 31। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से 36। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं आपके? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्स होते हैं ऑन दी हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट फ्यूचर में। इज इट क्लियर? अनसर्टेन इवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला है कि ये शिप अगर 1 साल में वापस आएगी देन इट इज़ तभी मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा, तो वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वो वापस आएगी, वापस नहीं आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा। इज़ इट क्लियर? So contingent contracts to do or not to do anything if any uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contract become void. कि अगर वो शिप वापस नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ अ void agreement. Now look at the facts. A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया
कि ए बी को कुछ मनी पे करेगा अगर बी ने सी से शादी की है। इज इट क्लियर? ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर बी ने सी के साथ शादी की तो ए बी को कुछ मनी पे करेंगे। इज इट क्लियर? सो सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। अब सी की डेथ हो गई है बी से शादी किए बिना, तो जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो ऑब्वियसली जब वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि अगर वो सी से शादी करेंगे तब, अब सी की ऑलरेडी पहले ही डेथ होगी शादी किए बिना, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? सो देखो अब इसके आप ऑप्शंस देखो। फर्स्ट क्या है? नो। सेकेंड येस, बी कैन मैरी सम अदर पर्सन। सी येस बिकॉज द इवेंट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन विल बी सी। इज इट क्लियर? नो डाउट बी जो ऑप्शन है वो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड बन गया, बट ऑप्शन उन्होंने रीज़न क्या दिया? बी कैन मैरी सम अदर पर्सन, वो तो है ही कैन मैरी, बट अगर आप बेस्ट ऑप्शन देखोगे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आएगा सी, क्योंकि इवेंट इम्पॉसिबल हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल। In the case of alternative promise, one branch of which is legal and other illegal, legal branch can alone can be enforced. Is it clear? Alternative promise है, one branch जो कि legal है और other illegal है, the legal branch alone can be enforced. अब ये किस पे है कि सपोज आपने एक घर रेंट पे दिया है, ठीक है, जो कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो रेजिडेंस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और जो फर्स्ट फ्लोर है इट इज़ यूज्ड फॉर बीइंग प्रॉस्टिट्यूट्स। अब अगर एक तो ये है कि इसका पूरे का रेंट वो 10,000 ले रहे हैं, तो ये सेपरेबल नहीं है, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये वॉइड होगा, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है वो प्रॉस्टिट्यूट्स के लिए दिया जा रहा है। इज इट क्लियर? और ग्राउंड फ्लोर है वो किसके लिए? रेजिडेंस के लिए। नो डाउट ग्राउंड फ्लोर वैलिड पर्पस के लिए, बट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, सो होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। नाउ अगर अब यही है कि ग्राउंड फ्लोर का रेंट है 5,000 और फर्स्ट फ्लोर का रेंट भी 5,000 है, अब दोनों का ऑलरेडी डिवाइड है, तो यहाँ पे जो रेजिडेंस पर्पस के लिए ग्राउंड फ्लोर दिया गया है वो वैलिड है और जो फर्स्ट फ्लोर है दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इज इट क्लियर? सो जो लीगल है वो इन्फोर्स हो जाएगा और इलीगल नहीं इन्फोर्स होगा। नाउ लुक एट द फैक्ट्स। महेंद्र एंड सुरेंद्र, इन्होंने एग्री किया था कि वो महेंद्र है सुरेंद्र को 1,000 रुपीज़ पे करेंगे, जिसके लिए सुरेंद्र बाद में महेंद्र को राइस डिलीवर करेगा या फिर स्मगल्ड ओपीएम डिलीवर करेगा। इसे क्लियर? अब देखो क्या एग्रीमेंट था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए फैक्ट्स में। महेंद्र और सुरेंद्र के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट क्या था कि महेंद्र सुरेंद्र को 1,000 रुपीज़ पे करेंगे, जिसके लिए सुरेंद्र बाद में महेंद्र को या तो राइस देंगे या फिर स्मगल्ड ओपीएम देंगे। नाउ यहाँ पे जो प्राइस हैं आपके प्राइसेस फिक्स नहीं हैं, ठीक है, कि अगर राइस डिलीवर करोगे तो इतना पे किया और स्मगल्ड ओपीएम भी तो इतना हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड है। तो अब अगर वो राइस डिलीवर कर रहे हैं देन इट विल बी अ वैलिड, और अगर वो ओपीएम डिलीवर कर रहे हैं देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट एंड इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। इज इट क्लियर? सो ऑप्शंस देखो, टू डिलीवर दी स्मगल्ड ओपीएम, सेकेंड टू डिलीवर राइस, बोथ ए एंड बी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? टू डिलीवर दी राइस। सो ऑप्शन इज बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट फ्रीली एंटर्ड इनटू बिटवीन दी पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो फ्रीली पार्टीज एंटर करते हैं, इट मीन्स फ्री कॉन्सेंट से कर रहे हैं। फैक्ट्स क्या है? रामलाल ये डीलर है सीमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर, जिसमें कि उन्होंने सीमेंट का प्राइस फिक्स कर दिया है और क्वांटिटी भी फिक्स कर दी है जो कि डीलर से बाई कर सकते हैं पर्सन। सो रामलाल उन्होंने अपना बिजनेस कैरी किया अंडर द न्यू ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया ऑर्डर था उसके अंडर उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस कैरी किया कुछ टाइम के लिए। बट
बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो सेल्स टैक्स नहीं पे करेंगे सेल ट्रांजैक्शन पे। किस ग्राउंड पे उन्होंने मना किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जो कि पार्टीज़ ने फ्रीली एंटर किया है। नो वेदर रामलाल विल सक्सीड और नॉट। लेट अस सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या रामलाल, अगर मैं आपको बताऊँ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रामलाल नहीं सक्सीड करेगा। क्यों? जो फ्री कॉन्सेंट है पार्टीज़ के बीच में वॉज देयर, चाहे प्राइस और क्वांटिटी में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो पहला ऑप्शन क्या है, रामलाल वुड सक्सीड बिकॉज फ्री कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टीज वॉज देयर डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। सेकेंड, रामलाल वुड नॉट सक्सीड बिकॉज फ्री कॉन्सेंट बिटवीन द पार्टीज वॉज देयर डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज रामलाल वुड सक्सीड बिकॉज द गवर्नमेंट अंडर द न्यू ऑर्डर फोर्स्ड हिम टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो कंसेंट को विशिएट नहीं करती हैं। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कंसेंट को विटिशिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि जो एग्रीमेंट है दैट इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। Agreement is enforceable at law if parties competent to enter into contract, free consent से consideration है and contract law के against नहीं है, it is not against the public policy, तभी agreement enforceable होगा। Now see the facts। 16 साल का एक लड़का है, वो उसने एक एग्रीमेंट किया किसका, कि वो अपना फ्लैट बेचेगा एट कोचिन, और कितने पैसों में बेचेगा, 12 लाख रुपए में वो बेचेगा। सो फादर, जो बच्चे का फादर है, वो बहुत ज़्यादा एनॉय हुआ, बच्चे के साथ बहुत गुस्सा किया उन्होंने कि वाई ही हैज़ डन दिस ट्रांजेक्शन, और उन्होंने डिलीवरी देने से भी मना कर दिया। नाउ जो बायर है ही फाइल्स अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो क्या बायर सक्सीड करेगा या नहीं करेगा? अब देखो, जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल होगा अगर पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हैं। तो पहली बात, ये जो फैक्ट्स हमें गिवन है वहाँ पे पार्टी कॉम्पिटेंट है ही नहीं। इज़ इट क्लियर? पार्टीज़ वहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि वो 16 साल का बच्चा है और 18 साल का बच्चा कॉम्पिटेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो लेट अस सी दी ऑप्शंस। सो बायर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बायर विल ऑब्टेन रिलीफ बिकॉज ए फ्रीली एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, बायर विल ऑब्टेन रिलीफ बिकॉज द एग्रीमेंट इज विद कंसिडरेशन। थर्ड, बायर विल नॉट सक्सीड बिकॉज as rather does not approve of the contract. Fourth, buyer will not succeed because A is below 18 years of age. So answer is D option कि buyer वो नहीं succeed करेगा क्योंकि उसकी एज 18 ईयर से कम में, ही इज़ अ माइनर। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एन एग्रीमेंट विद माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एग्रीमेंट प्रिंसिपल क्या दिया है कि एग्रीमेंट तभी इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ अगर पार्टीज कॉम्पिटेंट है, दे हैव एंटर्ड द एग्रीमेंट विद फ्री कॉन्सेंट, कॉन्सिडरेशन भी है, और इट इज़ नॉट, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के अगेंस्ट नहीं है, अब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। सो प्रिंसिपल जो 22nd का प्रिंसिपल था वही 23rd का प्रिंसिपल है, सेम। लेट अस सी द फैक्ट्स। एक्स फार्मर है कलाहांडी में एंड ही इज़ डिस्ट्रेस्ड बाय हंगर एंड डेस्टिट्यूशन, सो ही गोज़ टू दी लोकल लैंडलॉर्ड। और वहाँ पे जाके उसने कहा कि मुझे 5,000 रुपये का लोन चाहिए, और उन्होंने क्या ऑफ़र किया था फार्मर ने कि वो उसको 5,000 रुपये के लिए वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए काम करेगा, इसलिए लोकल लैंडलॉर्ड के लिए काम करेगा। 12 महीने के बाद कि जब उसको 12 महीने पे नहीं किया गया उसके काम के लिए, नाउ वो फार्मर था एक्स, ही वांट्स टू गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस।
इज इट क्लियर? सो लैंडलॉर्ड ने जब उसने कहा कि अब मैं काम नहीं करूँगा, तो लैंडलॉर्ड ने चाहा कि वो कोर्ट जाएंगे अगेंस्ट द फार्मर टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। नाउ वेदर लैंडलॉर्ड है वो सक्सीड करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये देखो, ये अब उसको फार्मर को मजबूरी में वो लैंडलॉर्ड के पास गया था 5,000 रुपये लेने के लिए, और उसने कहा कि वो पूरी लाइफ अपनी यहीं पे काम करेगा बिना पैसे के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि इट इज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी। अगर हम देखें यहाँ पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपके पास कोई काम करे बिना पैसे के। सो लेट अस सी दी ऑप्शंस। Landlord would succeed because X sold his labor for consideration of rupees 5,000. Second, landlord would fail because X was too distressed to decide freely. Third, landlord would fail because the agreement was one of bonded labor which was against law and public policy. And third, landlord would succeed because X had still not done work worth of rupees 5,000. Is it clear? So option क्या आएगा? C option है कि जो landlord है वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट वो बॉन्डेड लेबर का था जो कि पब्लिक पॉलिसी और लॉ के अगेंस्ट है। इज इट क्लियर? बॉन्डेड लेबर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, so this agreement is void agreement. Clear? Now next legal principle, 24th question। अब यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या है? बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है? बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन जिसमें कि प्रॉपर्टी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है फॉर द कंसिडरेशन। ये जो लॉ है ये नहीं अप्लाई होता अगर परचेज इज़ मेड बाय अ पर्सन इन फेवर ऑफ हिज वाइफ और अनमैरिड डॉटर। तो एनी पर्सन जो बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होता है शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years। तो फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? व्हाट आर दी फैक्ट्स? महेंद्र एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक लैंड बाई किया था। महेंद्र रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ही बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द नेम ऑफ हिज कंक्यूबाइन। इज इट क्लियर? तो क्या महेंद्र लायबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए? अब गो बैक टू द लीगल प्रिंसिपल। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है? जिसमें एक पर्सन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे पर्सन को फॉर सम कॉन्सिडरेशन, बट ये जो लॉ है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता अगर परचेज़ अब किसी पर्सन ने अपनी वाइफ के लिए की है या अपने अनमैरिड डॉटर के लिए की है। सो अगर कोई पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर होगा ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years। तो अब ऑप्शंस देखो कि उससे महेंद्र को इम्प्रिजनमेंट होगी या नहीं होगी। सो फर्स्ट इज़ नो बिकॉज द एक्सेप्शन अप्लाइज टू हिज केस। Yes, because he has entered into a benami transaction. Yes, because exception does not apply to this case. तो आंसर आएगा both B and C. Is it clear? सो कॉन्ट्रैक्ट ये बेनामी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन है जो कि पनिशेबल है एज इफ डज नॉट रिलेट टू वाइफ और अनमैरिड डॉटर। वो किसके लिए है? कंक्यूबाइन के लिए है, वाइफ और अनमैरिड डॉटर के लिए नहीं है। इसीलिए तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल, एन एग्रीमेंट टू विच द कॉन्सेंट ऑफ सेलर इज़ फ्रीली गिवन इज़ नॉट वॉइड। ठीक है, जहाँ पे आपने कॉन्सेंट ही अपनी फ्री कॉन्सेंट दी है तो वहाँ एग्रीमेंट वैलिड होगा बिकॉज जो प्राइस है वो इनएडिक्वेट, और सिर्फ इस वजह से आप कह रहे हो वॉइड है क्योंकि वो प्राइस इनएडिक्वेट, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेंट फ्री है तो एग्रीमेंट आपका वैलिड एग्रीमेंट होगा। व्हाट आर दी फैक्ट्स? अर्जुन एग्रीज टू सेल अ हॉर्स वर्थ रुपीज़, जो 1 लाख का घोड़ा है वो 10 रुपये में बेचना चाहता है। अर्जुन बेचना चाहता है किसको? अमर को। इज़ इट क्लियर? तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ऑप्शंस देखो। येस बिकॉज द प्राइस इज़ इनएडिक्वेट। सेकेंड, नो इफ़ द अर्जुन्स कॉन्सेंट to the agreement was freely given. Yes, if Parveen consent was not freely given, both B and C। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड, नो इफ़ अर्जुन्स कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन, तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। इज इट क्लियर गाइज? So inadequacy of consideration, it is an exception under section 25 of Indian Contract Act. Now let us see next. An agreement enforceable in a court of law is a contract.
कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताइए जो कि सेक्शन 2H में डिफाइन है। नाउ लुक एट दी फैक्ट्स 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। फैक्ट्स क्या है? मोहन ने प्रॉमिस किया कि वो सुंदर को डिनर के लिए लेके जाएंगे इन चोला शर्ता। आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए हैं, मोहन ने अपनी प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं की है। नाउ सुंदर, जिसको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो डिनर के लिए लेके जाएंगे, ही वॉन्ट्स टू sue मोहन टू इन्फोर्स दैट प्रॉमिस। इज इट क्लियर? पहला फैक्ट क्या हो गया? मोहन ने प्रॉमिस किया था सुंदर को कि वो डिनर के लिए लेके जाएंगे। 2 हफ्ते बीत गए हैं, मोहन उसको नहीं लेके गए हैं, मोहन ने अपने फुलफ़िल नहीं किए, सो सुंदर वॉन्ट्स टू sue मोहन। इज इट क्लियर? सेकेंड क्या है? In order for an agreement to be enforceable in a court, there must be a meeting of mind between both the parties. Is it clear? ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग का हो गया है। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है कि एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ में, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? इन ऑर्डर फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे पार्टीज़ की मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए बिटवीन बोथ दी पार्टीज़। थर्ड ऑप्शन क्या है? पार्टीज़ टू अ कॉन्ट्रैक्ट should do something for the other party. Is it clear? So obligation to do something for the other party is mutual and इसको consideration कहते हैं, और absence of consideration renders the contract unenforceable. Is it clear? तो अब यहाँ पे जो हमारे पास given facts थे, अब यहाँ पे बताओ कि सुंदर, अगर सुंदर कोर्ट में जाएगा तो क्या वो सक्सीड करेगा या नहीं करेगा। अब देखो, पहले इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है फैक्ट्स में, ये इन्फोर्सेबल नहीं है। इज़ इट क्लियर? इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि डिनर, अगर ये ट्रिफल्स भी कोर्ट कंसिडर करने लगे, कोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। ये सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन है जो गिवन फैक्ट्स है, देयर इज़ नो लीगल ऑब्लिगेशन। सो सोशल ऑब्लिगेशन में क्या है कि यहाँ पे उन्होंने डिनर के लिए प्रॉमिस किया था, वो नहीं जा पाए, तो सुंदर उनके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते केस। लेट अस सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ही कैन कंपेल मोहन टू बाय हिम अ डिनर एट चोला क्षेत्रों। He can recover the value of dinner from Mohan. Third, promise will not be enforced by court of law as there is no consideration from Sundar. And last is none of the above. So आंसर आपका क्या आएगा? बेस्ट आंसर इज सी, कि प्रॉमिस वो इन्फोर्सेबल में नहीं होगी बाय कोर्ट ऑफ लॉ एज देर इज़ नो कंसिडरेशन फ्रॉम सुंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, no one can accept a proposal without any knowledge thereof. प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी पर्सन को ऑफ़र की प्रपोजल ही ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर? नो वन कैन एक्सेप्ट अ प्रपोजल विदाउट एनी नॉलेज देयरऑफ। अब इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला का केस है यहाँ पे वर्सेस गौरीदत्त। तो इस केस में क्या था कि मास्टर का भतीजा गुम हो गया था और वो ढूंढ रहे थे। अब क्या हुआ कि जो मास्टर सर्वेंट था वो उसके भतीजे को ढूंढने के लिए चला गया, जो मिसिंग बॉय था उसको ढूंढने के लिए चला गया। उसके बाद सर्वेंट के जाने के बाद मास्टर ने एक रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया कि जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा। इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे क्या है, जब उन्होंने कहा उधर दूसरी तरफ सर्वेंट उसके भतीजे को ढूंढ के लाए हैं। इस अब यहाँ पे उसके सर्वेंट को नहीं नॉलेज थी, नहीं पता था कि 500 रुपये का इनाम अनाउंस किया है। बाद में जब उसको पता लगा उसने अपने मास्टर से क्लेम किया, मास्टर ने देने से मना किया। देन कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वो लायबल नहीं है। क्यों नहीं लायबल है? बिकॉज सर्वेंट को नॉलेज नहीं थी ऑफ़र की। इज़ इट क्लियर? सो लेट अस, तो ये प्रिंसिपल क्या है कि वो अगर किसी को प्रपोजल की ऑफ़र की नॉलेज नहीं है तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑफ़र। इज़ इट क्लियर? सो देखो फैक्ट्स क्या हैं।
रमेश है, रमेश ने प्रपोज़ किया है कि वो रिवॉर्ड देंगे 1000 रुपीज़ का टू एनीवन जो उनके मिसिंग डॉग, लॉस्ट डॉग के बारे में बताएंगे। प्रपोज़ल था, ये डेली न्यूज़पेपर में प्रिंट हो रहा था बाय द नेम डेली ऑब्जर्वर ऑन 1 1994। 3 जनवरी राहतम जो रमेश के फ्रेंड थे उन्होंने डॉग को देखा और रमेश को इन्फॉर्म कर दिया। रमेश उसी स्पॉट पे इमीडिएटली भागे और डॉग को ले आए। उस टाइम पे रहीम को नहीं मालूम था अबाउट दी अवार्ड। रहीम को अवार्ड के बारे में नहीं पता था क्योंकि वो रेगुलरली नहीं डेली ऑब्जर्वर को रीड कर रहे थे, ना ही रमेश ने उनको अवार्ड के बारे में बताया था। 5 जनवरी जब रहीम को पता लगा था कि उसके फ्रेंड ने एक अवार्ड अनाउंस किया था तो उन्होंने वो अवार्ड अपने फ्रेंड रमेश से मांगा कि मुझे 1000 रुपीज़ का इनाम दिया जाए। तो रमेश ने उसको मना कर दिया कि वो नहीं पे करेंगे। Now whether रमेश इज़ लाइबल टू पे टू रहीम और नॉट, तो अकॉर्डिंग टू दी जो मैंने आपको अभी केस लॉ भी बताया, अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल, तो रमेश क्या है, रमेश इज़ नॉट लाइबल टू पे टू दी रहीम क्योंकि रहीम को ऑफ़र के बारे में नहीं मालूम था। सो लेट अस लुक एट दी ऑप्शंस क्या हैं। रमेश हैज़ टू पे द अमाउंट बिकॉज ही हैड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट टू एनीवन गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉग, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि ऑफ़र के बारे में मालूम भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज रमेश डिड नॉट पे द अमाउंट बिकॉज ही हैड गिवन द इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग अबाउट द अवार्ड। थर्ड, रमेश डिड नॉट पे द अमाउंट बिकॉज द प्रॉमिस वॉज मेड ओनली टू द रीडर्स ऑफ डेली न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर? तो ये कोई आपका वो नहीं है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। सेकंड आएगा रमेश डिड नॉट पे द अमाउंट बिकॉज ही हैड गिवन द इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड। गाइस मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर आपका ऑप्शन पहले आपका आंसर आ रहा है कि सपोज ए इज़ द आंसर, ब्लाइंडली ए को मत मार्क करो, सारी ऑप्शंस को फिर भी रीड करो। इज़ इट क्लियर? सो कई बार क्या है कि देर इज़ मच बेटर आंसर एट द लेटर ऑप्शन, सो डू रीड ईच एंड एवरी ऑप्शन। ये नहीं है कि अगर पहला आपका आंसर है तो पहले ही मार्क कर दो, सारी ऑप्शंस को रीड करके देन ओनली यू शुड मार्क द आंसर। इज़ इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग। थैंक यू।